अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ता। गुज़श्ता एक बरस में कई बार ऐसी खबरें सामने आई कि पाकिस्तान जल्द या बदेर डिफॉल्ट कर जाएगा। कई बार तो यह कहा गया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर नहीं जाएगा बल्कि टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुका है, बस ऐलान होना बाकी है। मुल्क दुश्मन ऐसे अनासिर को एक बरस के दौरान भरपूर बयानियां बनाने के बावजूद कोई कामयाबी नहीं मिली। पाकिस्तान ना तो डिफॉल्ट किया बल्कि IMF पैकेज ना मिलने के बावजूद भी बैरूनी अदायगियां कामयाबी से करता रहा, जिसके बाद IMF ने भी नाक से लकीरें निकलवाने के बाद हुकूमत से स्टैंड बाय पैकेज पर इत्तफाक कर लिया है। इस पैकेज की मंजूरी के लिए हतमी इजलास 12 जुलाई को होना है। इस इजलास से कबल IMF का एक आला सतही वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है, जो मुल्क में तमाम बड़ी सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकात करके माशी हवालों से गुफ्तगू कर रहा है। इस वफ्द ने गुज़श्ता रोज पीपल्स पार्टी के वफ्द से मुलाकात की और आज ये PTI के चेयरमैन और माशी टीम से मिलने गया। हस्बे आदत PTI की जानिब से अब भी ऐसा बयानिया बनाया जा रहा है जिससे तासुर मिल रहा है कि शायद IMF की टीम पैकेज की मंजूरी से कबल चेयरमैन PTI से इसलिए मिल रही है ताकि उनकी तायद हासिल की जा सके। आज एक केस की समाअत के दौरान PTI ने सिर्फ इस बिना पर रिलीफ ले लिया कि 4 बजे IMF के वफ्द से चेयरमैन PTI की मुलाकात है। इसी तरह आज अदालत के बाहर भी वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ऐसा तासुर दिया गया कि आज IMF वाली मीटिंग इंतहाई अहम है, जिसमें PTI मईशत के अलावा सियासी लिहाज से दरपेश मुश्किलात भी वफ्द के सामने उठाएगी। शाह महमूद कुरैशी क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। IMF आज खान साहब से मुलाकात करने जा रहा है, तो क्या एजेंडा क्या है? वो उनकी सुनेंगे और अपना मौक़िफ़ पेश कर देंगे। आप उस मुलाकात में हैं? मैं होऊंगा। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ऐसा तासुर दिया जा रहा है जिसमें IMF के साथ एग्रीमेंट सबूताज करने का अंसर शामिल हो। इंतहाई अफसोसनाक है। उनकी बातों से ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो इस मौके से भी सियासी फायदा उठाना चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी के साथ हम्माद अजहर ने भी सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कहा कि IMF की टीम आज जमान पार्क में चेयरमैन PTI से मुलाकात करेगी। उन्होंने कहा कि IMF ने स्टैंड बाय एग्रीमेंट और इसके वसी मकासद के लिए पार्टी की हिमायत के राब्ता किया है और PTI जो इक्तसादी टीम है और IMF टीम है वो बातचीत के लिए ज़ाती और अमली तौर पर शामिल होंगे। जिसके रद्द-ए-अमल में वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए मईशत और तवानाई बिलाल अज़हर कयानी ने कहा कि IMF की टीम सब सियासी जमातों से मिल रही है। IMF टीम PTI से खुसूसी तौर पर इसलिए मिल रही है कि अब साजिश न करना और ख़त न लिखना। IMF की टीम PTI से इसलिए भी मिल रही है कि कोई साजिश करके अब मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ ना धकेले। अज़हर कयानी ने भी आज इन खदशात का इजहार किया है जो इस वक्त पूरी कौम के हैं कि इस मुलाकात में चेयरमैन PTI और उनकी माशी टीम फिर से वही साजिश ना दोहराए जो उन्होंने गुज़श्ता बरस की थी। आज भी कहीं उनकी जानिब से IMF टीम को दोबारा बदगुमान करने की कोई साजिश ना रचाई जाए, क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ ने अपनी हुकूमत होने से कुछ देर कबल ही IMF से मुआहदे के बरक्स फैसले किए और नई हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें या इकनॉमिक लैंड माइल्स बिछाई थी। मिफ्ता इस्माइल ने दोबारा मुआहदा करने की कोशिश की, तब भी शौकत तरीन, तैमूर झगड़ा और वज़ीर ख़जाना पंजाब ने मिलकर IMF को बदज़न करने की कोशिश की और फिर इस सारे मंसूबे की ऑडियो पूरे मुल्क ने सुनी। IMF मुआहदे को ख़राब करने की मुकम्मल प्लानिंग खुद चेयरमैन PTI की सरपरस्ती में हुई, जिसका एक मीटिंग में शरीक साबिक PTI रहनुमा फयाजुल हसन चौहान हमारी प्रोग्राम में कर चुके हैं। IMF ने पिछले 1.25 साल ये बड़ा एक लंबी चौड़ी साजिश थी इस मुल्क के ख़िलाफ़ हुई, जिसमें ये PTI के चेयरमैन और PTI की लीडरशिप और ये सारे इसमें बराबर के इन्वॉल्व और शरीक हैं। कैसे जनाब शौकत तरीन के ने जनाब इमरान खान साहब के कहने पे और जो पॉलिसी तय हो रही थी उस जूम मीटिंग के अंदर मैं बैठा हुआ था कि शौकत तरीन साहब को इंस्ट्रक्शन दी गई कि आप फौरी तौर पर तैमूर झगड़ा को और मोहसिन लगारी को कहें कि वो ख़त लिखें और वो IMF को मना करें कि IMF कतन भी कोई डायलॉग ना करे, कोई जनाब पैसा ना दे, कोई कर्ज़ ना दे। जब वो कर्ज़ नहीं देगी तो फिर दुनिया का कोई मुल्क भी कर्ज़ और इमदाद नहीं देगा। और सिर्फ $125 करोड़ के लिए प्री प्लान्ड पहले पार्टी चेयरमैन ने फरवरी के अंदर IMF के माहदे को सबूताज किया। ये सब कुछ जिस वक्त हो रहा है, ये वक्त बड़ा क्रूशल है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग अभी नहीं हुई है, उसमें इस स्टैंड बाय अरेंजमेंट को गो हेड मिलना है, ग्रीन सिग्नल तो वही से मिल रहा है, लेकिन इससे पहले चेयरमैन PTI से IMF वफ्द की मुलाकात और फिर जाहिर है उनका जो इनपुट होगा वो अपनी जगह पर। इस हुकूमत को जितने पापड़ बेलने पड़े हैं इस स्टैंड बाय अरेंजमेंट को लेने के लिए, अब भी मुश्किल है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अब से कुछ देर पहले एक इंपॉर्टेंट डिसीजन सामने आया है जिसमें मज़ीद टैक्सेस आयद कर दिए गए हैं, यानी वो जो टैक्स की हद थी उसको मज़ीद एक्सपैंड कर दिया गया है। नॉन फाइलर पर टैक्स की हद को 4% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया है और फाइलर पर भी 1% और जो है वो टैक्स आयद कर दिया जाएगा। यानी मज़ीद उसकी एक्सटेंशन में मुश्किल फ़ैसले करने पड़ रहे हैं और अल्टीमेटली इसका कुछ पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो भी गंवाना पड़ता है इस हुकूमत को और फिर जाके कहीं IMF को राज़ी करना है और आने वाले दिनों में भी ये मुश्किल फ़ैसले और कड़वी गोली तो खानी पड़ेगी।
अब पीटीआई एक तरफ आईएमएफ वफ्द से मुलाकात को अपनी बड़ी कामयाबी के तौर पर गिनवा रही है और इस मुलाकात पर फख्र महसूस कर रही है। अपने दौरे हुकूमत में ये ऑपोजिशन से किसी ऐसी मुलाकात पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए सवाल उठाते थे कि ऑपोजिशन अरकान किस हैसियत में अमरीकी सेनेटर्स और दीगर गैर मुल्की अहदेदारों से मुलाकात कर रहे हैं। दूसरी जानिब आज आईएमएफ वफ्द बज़ाहिर तो तमाम बड़ी सियासी जमातों की माशी टीम से मिल रहा है, लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुलाकात का मंसूबा बनाने से पहले उन्हें सोचना चाहिए था कि किसी ऐसे शख्स से मुलाकात करना मुनासिब था जिस पर दर्जनों संगीन नौयत की मुकदमात दर्ज हैं। उस शख्स से मुलाकात सूदमंद साबित हो सकती है जिसके बारे में रियासत पाकिस्तान ये सोचती है कि ये मुल्क को तबाही की जानिब धकेलने में बुनियादी किरदार अदा कर रहा था। आईएमएफ को मुलाकात से कबल ये भी सोचना चाहिए था कि एक ऐसा शख्स जिसने उनसे होने वाले मुआहदे की सख्त खिलाफ वर्जी की, उनके खिलाफ मुनज़्ज़म कैंपेनिंग की, जिसकी पादाश में आईएमएफ ने शहबाज शरीफ को लोहे के चने चबवाने पर मजबूर किया ताकि मुल्क के सबसे मजबूत इदारे के सरबराह जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर को इस पैकेज के हुसूल के लिए खुद कोशिशें करना पड़ी और फिर कहीं जाकर आईएमएफ को राम किया गया। अब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने किस तरह आईएमएफ पैकेज के हुसूल के लिए कोशिशें की हैं, इसका इतराफ खुद आज़म शहबाज शरीफ भी कर चुके हैं। उन दोस्त ममालिक का, चीन का, सऊदी अरेबिया का, यूएई का, कतर, इन सब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने अरबों डॉलर हमें इस मौके के ऊपर खड़े होने के लिए दिए। मैं सिपा सलार का, पाकिस्तान का, आसिम मुनीर साहब का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरी पूरी मावनत की। सऊदी अरेबिया से, यूएई से $3 अरब लेके दिए। सऊदी अरेबिया यूएई से $3 अरब लेके दिए। वो आईएमएफ जिससे मामला तय करने के लिए पहले फाइनेंस मिनिस्टर डील किया करते थे, फाइनेंस मिनिस्टर से तो नहीं हो सका, वजीर आज़म को खुद मैदान में आना पड़ा और फिर इकोनॉमिक डोमेन में मामला को हल करने के लिए खुद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी मामला को देख रहा है। बात करेंगे कितना गैर मामूली नौयत की ये मुलाकात है जिसको पोस्ट किया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। इस वक्त माहिर इक्तिसादी अमूर डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आईएमएफ वफ्द का चेयरमैन पीटीआई की रिहाइशगाह पर पहुंचना, उनसे मुलाकात करना इस मौके पर कि जब आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई है, किस कदर अहमियत का हामिल है या कोई गैर मामूली नौयत का मामला है? आप किस तरह से देखते हैं इसको? जी, मैं इसको गैर मामूली इक़दाम नहीं समझता हूँ। ये दुनिया भर में इसकी प्रैक्टिस रहती है। आईएमएफ की वो अपोजिशन जमातों से, बाकी स्टेक होल्डर से मिलने की कोशिश करती है, उनके इरादे क्या हैं, उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, वो जानने की कोशिश करती है। ख़ास तौर पे ऐसे ममालिक में जबकि एक पैकेज जो है वो एक हुकूमत के साथ नेगोशिएट किया जा रहा है और उस दौरान फिर इलेक्शन बहुत करीब हों और बाकी जमातों का इलेक्शन में हिस्सा लेना और फिर इलेक्शन के बाद कौन सी पार्टी जो है वो हुकूमत बनाती है। क्योंकि इस वक्त जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है वो मैं समझता हूँ कि 3 डिफरेंट जमातें जो हैं, 3 डिफरेंट हुकूमतें जो हैं, उन्होंने उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करनी है। नेगोशिएट जो है वो पीडीएम की हुकूमत कर रही है, उसके बाद एक अबूरी हुकूमत आएगी और फिर अबूरी हुकूमत के बाद इलेक्शन होंगे। और डॉक्टर साहब, लेकिन इस हुकूमत ने ये पोस्ट किया ना कि जिस वक्त ये इक्तदार में आए तो उनका कहना था कि आईएमएफ के साथ मामले को सबूताज करने वाले चेयरमैन पीटीआई थे, साबिक वजीर आजम ने ये सब कुछ किया है और वो जो इकोनॉमिक लैंडमाइंस लगा के गए थे उससे आईएमएफ को बहुत खुश नहीं था, जिसकी वजह से हमें आज नाक से लकीरें निकालनी पड़ी हैं और उसके बाद कहीं जाके $3 बिलियन का स्टैंड बाय अरेंजमेंट मिला है हमें। तो वो भी सियासी बयानिया था इस हुकूमत का। देखिए, पिछले कुछ सालों की तारीख बिल्कुल इस चीज़ की गवाह है कि हमारी हुकूमतें जो हैं वो आईएमएफ की छतरी के तले जाना है या नहीं जाना, वो माशी फैसला नहीं करती हैं, वो सियासी फैसला होता है। अगर आप फरवरी 28 को याद कर लें, सन 2022, साबिक वजीर आज़म साहब अचानक टेलीविजन पे आ गए और उन्होंने 10 रुपए सब्सिडी का ऐलान कर दिया पेट्रोल और डीजल के ऊपर। 5 फरवरी को मुझे याद आता है कि आईएमएफ से $1 बिलियन की किस्त पीटीआई की हुकूमत को मिली थी और उसके कुछ ही दिन के बाद जो वादे किए रखे थे हमने, पीटीआई की हुकूमत ने आईएमएफ के साथ, वज़ारत ख़ज़ाना ने आईएमएफ के साथ, उनको 28 फरवरी को तोड़ दिया गया सिर्फ एक सियासी स्टेटमेंट के लिए। तो हमारी एक लंबी तारीख है कि आईएमएफ के हवाले से जो फैसले किए जाते हैं वो माशी बुनियाद पे नहीं होते, वो सियासी बुनियाद। डॉक्टर साहब, शायद यही वजह है कि सियासी बुनियाद भी आईएमएफ के पेश नज़र इस वक्त ज्यादा है और उसने फैसला किया है कि वो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर से जाके मुलाकात कर ले। यानी वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, और अगर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहती है या आने वाले मतलब कोई भी हो सकता है, इलेक्शन ये तो तय करेंगे कि आने वाली हुकूमत किसकी होगी, तो वो समझ रहे हैं कि इस सियासी बखेड़े को सबसे पहले हम फोर्स ही कर लें, या वो पल्स लेने के लिए गए चेयरमैन पीटीआई की रिहाइशगाह। देखिए, ये पाकिस्तान के हवाले में सिर्फ पाकिस्तान के साथ ऐसे इक़दाम नहीं किए जाते। आईएमएफ का प्रोग्राम
दुनिया में जहां पे भी जिस मेंबर मुल्क को देने के लिए जाते हैं, अगर उसी हुकूमत ने वो वाला प्रोग्राम पूरा नहीं करना, तो फिर वो जो मुमकिना नई हुकूमत होती है या मुमकिना नई पार्टी हुकूमत में आ सकती है, उनसे इस किस्म की मुलाकातें रवायती तौर पे की जाती हैं। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ वक्त पड़ा हमें, अभी आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से $3 बिलियन के स्टैंड बाय अरेंजमेंट की मंजूरी नहीं हुई है। वहां से जो फाइनल गो हेड है या अप्रूवल आना अभी बाकी है। एट दिस पॉइंट इन टाइम ये इनिशिएटिव आईएमएफ की तरफ से कि जाके मेल मुलाकातें करना और ये सब कुछ, क्या उस फाइनल जो गो हेड है या सिग्नेचर्स हैं उसमें भी कोई रुकावट खड़ी कर सकता है? इसका जवाब देना मुश्किल है मेरे लिए। ये दुरुस्त बात है कि आईएमएफ का बोर्ड की मीटिंग अभी तय नहीं हुई जिसमें पाकिस्तान को एज एजेंडा बना के रखा जाए। ये जो रिपोर्ट बनाई जाएगी, जो हमारी रेजिडेंट आईएमएफ की जो रेजिडेंट डायरेक्टर हैं पाकिस्तान के अंदर, उनसे ये कहा गया होगा कि हमें बाकी जमातें जो हैं उनकी क्या राय है इस स्टैंड बाय एग्रीमेंट के ऊपर। जो आईएमएफ के दस्तावेज मैंने पढ़े हैं उसमें इस किस्म की जो मुलाकात है वो मैंडेटरी नहीं है। अब डॉक्टर साहब जरा वाइस वर्सा, मैं कोई बहुत ही ज्यादा कोई लीथल किस्म की कोई इकोनॉमिक टर्म्स के अंदर आपसे बातें नहीं पूछ रहा, मैं वो जानना चाह रहा हूं कि जो इस वक्त कॉमनर के सवाल है उसके जहन में आ रहा है इस वक्त। अगर वाइस वर्सा देखें तो या जहां पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, तो वहीं हमारी इकोनॉमिक्स मुस्तकबिल का सियासी नक्शा तय करने के लिए किस कदर अहम है। क्या आईएमएफ के साथ अगर 9 महीने का स्टैंड बाय अरेंजमेंट होता है तो क्या ये समझा जाए कि जस्ट टू मेक श्योर कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे, ये हुकूमत कंटिन्यू करने का फैसला, केयर टेकर सेटअप का अगले 9 महीने तक कंटिन्यू करने का फैसला, क्या ये सब कुछ भी आपको आईएमएफ के गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है? मुश्किल सवाल है। मैं इसके ऊपर सिर्फ क्या सराई कर सकता हूं क्योंकि हकायक की बहुत सख्त कमी है इसके अंदर। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आई है कि एक सियासी जमात पाकिस्तान में, पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात जो पीटीआई थी, उसने कहीं फैसला ये कर लिया था कि शायद पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाना या इंतशार फैलना पीटीआई की सियासी मुफाद में होगा। तो 14 महीने से हम देख रहे थे कि वो इसी तरफ मुल्क को और मुल्क की सियासत को लेके जा रही। 9 मई के वाकयात के बाद कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि जो काबिलियत थी, जो कैपेसिटी थी पीटीआई की इंतशार फैलाने की कैपेसिटी, वो तकरीबन न्यूट्रलाइज कर दी गई है, तकरीबन खत्म होती हुई नजर आ रही है। वैसे डॉक्टर साहब, फ्रैंकली स्पीकिंग, वो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का कयाम हो, फिर उस सिलसिले में होने वाली पहली एपेक्स कमेटी का इजलास हो, और उसके अंदर तो यही बातें सामने आ रही है और प्राइम मिनिस्टर की तकरीर में भी ये सुनने को मिला कि जो $3 बिलियन मिले हैं ये कोई हुकूमत की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पे नहीं मिले, बल्कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का एक बहुत बड़ा रोल है ये $3 बिलियन अरेंज करने में और आईएमएफ को कन्विंस करने पे। और उसके बाद फिर हम ये देख रहे हैं कि SIFC हो या फिर जो ज़रई इस्लाहात से मुतालिक भी हम सुन रहे हैं कि वो भी पॉलिसी बड़ी जामे मुरतब कर ली गई है, तो जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो आपको नहीं लगता कि नो मैटर व्हाट, ये सियासी तौर पे जमातें क्या स्टेटमेंट्स देती हैं, क्या कहती हैं, असल गारंटी या श्योरिटीज तो किसी और जगह से आनी है? देखिए, दोबारा से आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं किसी किस्म की क्या सराही करूं। देखिए, जो ज़रई जो आपने ज़राअत वाला प्रोग्राम है उसका जिक्र किया, तो दुनिया में कम से कम कोई 3 से 4 दर्जन ममालिक ऐसे हैं जहां पे फौज जो है वो उनके एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कुछ नेचुरल स्ट्रेंथ्स हैं फौज के अंदर, न सिर्फ पाकिस्तान फौज के अंदर बल्कि दुनिया भर की जो फौज है वो लॉजिस्टिक्स के अंदर, वो मैन मैनेजमेंट के अंदर उनकी कैपेबिलिटीज होती हैं। और ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये ज़राअत के शोबे में बड़े काम आती हैं। तो आप चीन में देख लीजिए, मिस्र में देख लीजिए, ब्राज़ील में देख लीजिए, आप वियतनाम में देख लीजिए, इवन इंडिया के अंदर उनकी जो अफवाज हैं वो ज़रई शोबे के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। डॉक्टर साहब लास्टली एंड वेरी क्विकली फिर ब्रेक पर जाएंगे। ये इस वक्त की जो सिचुएशन है हमारी, आपको लगता है कि जो इकोनॉमिक इमरजेंसी है उसका तकाजा कर रही है, या इकोनॉमिक इमरजेंसी किसी भी किस्म के सियासी हालात पैदा करने के लिए ऐसी ग्राउंड्स प्रोड्यूस की जा सकती हैं? व्हाट आर यू लुकिंग एट? देखिए, इकोनॉमिक इमरजेंसी तो आप समझिए कि पिछले कुछ माह से तहरीरी तौर पे, डेक्लेरेटरी तौर पे ऐलान नहीं किया गया, लेकिन जो इक़दामात इमरजेंसी के दौरान लगाए जाते हैं वो हमने सब लगा रखे हैं।
जिसमें इंपोर्ट की कॉन्ट्रैक्शन है, जिसमें इंपोर्ट्स के ऊपर स्टेट बैंक खुद से ये फैसला करता है कि किस चीज़ की इंपोर्ट हो सकती है, किस चीज़ की इंपोर्ट नहीं हो सकती। तो बहुत सारे इकदाम जो इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान लगाए जाते हैं, वो तो ऑलरेडी नाफिज किए जा चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। एक ऐलान नहीं किया गया। गैर एलानिया यानी एक इकोनॉमिक इमरजेंसी की सिचुएशन तो है, जहां इकोनॉमिक अनसर्टनिटी है, वहीं जो हमारे सियासी मंजरनामे पर गैर यकीनियत है वो भी अपनी जगह पर मौजूद है। पॉलिटिकल कैनवस पर इस वक्त क्या हो रहा है, इस जोड़ तोड़ पर बात करने के लिए काफ़ी तजज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद होंगे इस क्विक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ ही हुकूमत की आईनी मियाद महज चंद हफ्ते रह गई है। इलेक्शंस होंगे या नहीं, इस बारे में कुछ चीजें वाजे हो रही हैं, तो कुछ मामला ताहाल अबहाम का शिकार है, जिनकी वजह से अवाम के जहनों में कई तरह के सवालात जो है वो टिमटिमा रहे हैं। जैसे इंतखाबात होंगे तो कब होंगे, हुए तो क्या इसी साल होंगे या कुछ देर हो जाएगी। इंतखाबात आईनी मियाद के अंदर हुए तो जाहिर है कि इसी साल होंगे, लेकिन इसी साल ना हुए तो पंजाब और केपी असम्बलियों की तरह क्या हुकूमत की आईनी मियाद का सवाल एक बार फिर तो नहीं उठ खड़ा होगा। और सवाल तो ये भी है कि सियासी जमातें इंतखाबात में कैसे हिस्सा लेंगी। आया मौजूदा हुकूमत इत्तेहाद मिलकर इलेक्शन लड़ेगा, और या फिर इस इत्तेहाद में शामिल जो सब जमातें इंफरादी तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। और फिलवक्त सूरत यह है कि हुकूमती इत्तेहाद में इलेक्शंस के हवाले से इत्तफाक़ राय है और ना ही मिलजुल के इलेक्शन लड़ने में कोई दिलचस्पी है। दूसरी तरफ इस्तेहकाम पाकिस्तान नामी एक नौमौलूद पार्टी, वो भी अपनी असल शनाख्त के लिए पर तोल रही है और ये कह रहे हैं कि हम अलहदा इलेक्शंस लड़ेंगे। ताहम जो कुछ भी है, इस वक्त हवाओं का रुख तो बड़ी तेज़ी से तब्दील होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तरफ वो पॉलिटिकल पार्टी जो इससे पहले साहिब इक़्तिदार थे, उनका बुरा वक्त चल रहा है, उनको साइडलाइन और कॉर्नर्ड करने के लिए हर तरह की कोशिशें हो रही हैं, और दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए भी राह खासी हद तक हमवार होती हुई दिखाई दे रही है। बल्कि अब तो कुछ स्टेटमेंट्स भी ऐसे ही आ रहे हैं, कुछ हुकूमती हलकों से भी, कुछ गैर जानिबदार हलकों से भी, जिससे पता चल रहा है कि उन्हें बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया था। कल प्लॉट अलॉटमेंट केस में जो उनकी बरियत का तहरीरी फैसला आया। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेल वड़ाइच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है सर, ये कोर्ट से भी कुछ डिसीजंस ऐसे आ रहे हैं, जैसे प्लॉट अलॉटमेंट केस का फैसला, उसमें मियां साहब की बरियत तो हुई है, लेकिन जो तहरीरी फैसला है वो खासा मानी खेज़ है, जिसके अंदर साबिका हुकूमत ने कैसे बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया और उसमें अदालत ने कैसे सहूलतकार का रोल प्ले किया, और उसमें कुछ और भी नामालूम अफराद थे जो क्या कर रहे थे। अब ये क्लीन चिट तो है मियां नवाज शरीफ के लिए, चार्जशीट किसके खिलाफ है सर? देखिए, चार्जशीट तो ज़ाहिर है उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट, जो उस वक़्त इस्टेब्लिशमेंट थी और उस वक़्त की जो जुडिशरी थी, मेरा ख्याल है उन दोनों के ख़िलाफ़ हैं। और नवाज़ शरीफ ज़ाहिर है इन दोनों के ख़िलाफ़ बोलते भी रहे हैं और उन्हें मुर्दे इल्ज़ाम भी ठहराते रहे हैं। और अब कल हामिद खान साहब ने भी ये कहा है कि जी उनको नाअहल करने का और उनके ख़िलाफ़ प्रोसीड करने का फ़ैसला तो पहले हो चुका था, अदालतों ने बाद में फ़ैसले सुनाए, और ये बहुत हद तक उनकी बात दुरुस्त है। लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब, जिस अदालत को आज सियासी इंतकाम का उनसर दिखाई दे रहा है कि उस वक्त नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम की भेंट चढ़ाया गया, वो उस वक्त सियासी इंतकाम इसलिए नहीं देख पाई कि वो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की दस्ते रास्त बनकर काम कर रही थी? जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस वक़्त वो इस्टेब्लिशमेंट और वो मिले हुए थे, और हमें पता है कि जो ये पनामा केस है, इसमें जजेस जो थे और इस्टेब्लिशमेंट, इनका आपस में राब्ता भी था, इनकी आपस में सोच भी एक मिलती थी, एक पेज पे थे। और जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन हुई थी, जो इंक्वायरी हुई थी, वो भी एक तरह से उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी की मिली भगत थी, जिसमें नवाज़ शरीफ को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया गया था और उनके ख़िलाफ़ जो सबूत थे, ISI के अंदर एक सेल बना हुआ था, उसने मुहैया किए थे। और मियां नवाज़ शरीफ ने मुझे बताया था कि जनरल फैज़ ख़ुद गए थे लंदन वो सबूत इकट्ठे करने के लिए उनके ख़िलाफ़। तो ये सारी चीज़ें तो ऑन रिकॉर्ड है। और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट प्रेशराइज कर रही थी अदालतों को कि वो नवाज शरीफ के हक में, और हमने शौकत सिद्दीकी साहब का जो स्टेटेड पोजीशन है वो भी सुन लिया कई बार कि जनरल फैज़ उस वक्त जिस वक्त वो DGC थे तो उनके घर भी गए थे और कहा था कि नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज़ को बरी नहीं होना चाहिए इस केस से। सर, इंपॉर्टेंट बात यह है और बड़ा सादा सा सवाल है कि इसका मतलब इस्टेब्लिश तो ये होता है कि अदालतें हवाओं का रुख देख कर फैसले करती हैं? फिर नहीं, देखें, उस वक़्त इस्टेब्लिशमेंट और उस वक़्त की अदलिया जो थी, मेरा ख्याल है उनके ख़यालात भी मिल गए थे
और कुछ शायद दबाव का भी शिकार हों, लेकिन ज़्यादा मेरा ये ख्याल है कि जो जस्टिस खोसा थे और जस्टिस जो थे शेख अजमत साहब, इनके ख्यालात भी मिलते थे उस वक़्त, और वो एंटी नवाज़ शरीफ थे। वो चाहते थे कि नवाज़ शरीफ को सज़ा दी जाए और वो समझते थे कि नवाज़ शरीफ करप्ट है। तो इसलिए और कुछ जजेस जो थे वो बहाव में आ गए थे, जो उस वक़्त एक माहौल बना हुआ था उसमें आ गए थे। तो ये दोनों चीज़ों ने, दोनों फैक्टर्स ने काम किया, एस्टेब्लिशमेंट की सोच ने, उनके दबाव ने, और तीसरा जजेस की जो अपना सोच थी उसने भी ये काम किया। तो ये दोनों चीज़ें गलत थी और मेरा ख्याल है इसी को अनाद कहते हैं, इसी को तअस्सुब कहते हैं, इसी को नफ़रत कहते हैं। और कोई भी फ़ैसला जो तअस्सुब, अनाद या नफ़रत की बुनियाद पर हो वो मुनसिफाना नहीं होता, चाहे वो भुट्टो की फांसी का फ़ैसला हो, नवाज़ शरीफ की नाअहली का फ़ैसला हो, बेनज़ीर की असम्बलियाँ जो है बहाल ना करने का फ़ैसला हो। ये सारे वो फ़ैसले हैं, या जस्टिस मुनीर का वो फ़ैसला जो था असम्बली को बहाल ना करने का, ये वो फैसले हैं जो अदलिया के चेहरे पर बदनुमा दाग है। तो सुहेल बड़ाई साहब, जिस वक्त जस्टिस आसिफ सईद खोसा, क्योंकि आपने जिक्र किया है, उन्होंने नवाज शरीफ के लिए सिजिलियन माफिया या गॉड फादर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, तो आपको लगता है वो ज़ाती अनाद, रंजिश या दुश्मनी की बिना पर किया या किसी के कहने पर किया होगा? मेरा ख्याल है ज़ाती अनाद, उसमें गुस्सा बोल रहा था। और जस्टिस खोसा जो था वो बहुत बड़े अपने आप को जज समझते थे और वो समझते थे कि जो है मैं जो है इंसाफ का बहुत बड़ा चैम्पियन हूँ। और लेकिन वो ये ना समझ सके कि आइन के अंदर तो वज़ीर आज़म को निकालने का ऐसा कोई तरीका ही नहीं है अदालत के ज़रिए, 184(3) के ज़रिए या तौहीन अदालत के ज़रिए। ये जो अदलिया ने जो फ़ैसले किए, यूसुफ रज़ा गिलानी को निकाला, नवाज़ शरीफ को निकाला, ये दोनों फ़ैसले गलत थे और इनको रजिस्ट किया जाना चाहिए। अदलिया भी अपने डोमेन में रहे, पार्लियामेंट भी अपने डोमेन में रहे, फ़ौज भी अपने डोमेन में रहे, तब मुल्क चल सकता है। जब अदलिया ने 58(2)B के बाद ये फ़ैसला कर लिया कि हम वज़ीर आज़मों को निकालेंगे और इस्टेब्लिशमेंट के टूल बन गए, तो फिर अदलिया की आज़ादी कहाँ गई? ये जो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बहाली की कंपेन थी, ये तो सारी सियासतदानों ने चलाई। नवाज़ शरीफ ने जो है वो लॉन्ग मार्च किया, लेकिन उसकी सज़ा भी सियासतदानों को मिली। अदलिया की जो बहाली थी और अदलिया की जो आज़ादी थी, कि उसके बाद जो है यूसुफ रज़ा गिलानी को भी नायल किया गया, नवाज़ शरीफ को भी नायल किया गया। दोनों फ़ैसले अदलिया ने तजावज़ किया अपने जो आइन में उनकी जो डोमेन है उससे। वज़ीर आज़म को निकालने का एक ही तरीका है कि उसके ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद हो या वो मुस्ताफ़ी हो जाए। ये तीसरा तरीका अदलिया के ज़रिए निकालने वाला, चंद जजेस जो कि नॉमिनेटेड होते हैं, वकील से जज बनते हैं, उनको ये इख्तियार किसने दिया कि करोड़ों लोगों का जो मुंतखब आदमी है उसको 2 जजेस या 3 जजेस बैठ के जो है वो नाअहल करार दे दें? तो ये बिल्कुल गलत फैसला। तो सुहेल बड़ाई साहब, ऐसे फैसले लिखने और लिखवाने वालों का एहतसाब नहीं होना चाहिए पर? जी होना चाहिए, लेकिन प्रैग्मेटिज्म भी है ना जी। देखें, सवाल ये है कि अगर आप सबको एहतसाब के कटहरे में खड़ा कर दें, आपने कोशिश की कि जनरल मुशर्रफ का एहतसाब करें, तो क्या उसका नतीजा निकला कि उसके बाद नवाज़ शरीफ ही अनस्टेबल हो गए। पाकिस्तान जैसी जो हुकूमतें होती हैं, तीसरी दुनिया की हुकूमतें, यहाँ इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा रोल होता है। आपको उनके रोल को समझना पड़ता है। आप उससे लड़ पड़ें तो फिर इमरान जैसा हाल हो जाता है। तो आपको समझ बूझ के साथ चलना होता है। आपने अपने मैंडेट का भी ख्याल रखना होता है। आपने इस्टेब्लिशमेंट को भी देखना होता है वो क्या सोच रही है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी नहीं लड़ सकते। तो एक दरमियाना रास्ता चल के आपको मुल्क की तामीर और तरक्की का काम करना पड़ता है। तो ये है बड़ा मुश्किल रास्ता, ये आइडियल भी नहीं है, बट प्रैग्मेटिज्म ये डिमांड करती है कि आप ये करें। देखिए, जिसने इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई की है उसको भुगतना भी पड़ा है, नतीजा उसने देखा है। ये नवाज शरीफ हो या चेयरमैन PTI हो, आज उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ के खिलाफ थी और उसके कहने पर फैसले भी दिए जा रहे थे। आज हवाओं का रुख नवाज शरीफ के साथ है। अगर मैं सादा अल्फाज में पूछ सकूं तो क्या इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ के साथ है आज? देखिए, गुजारिश ये है कि पहले मुझे ऐसे, देखिए ये अब मेरे पास कोई इल्म नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन पहले मुझे लगता था कि नवाज़ शरीफ के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट में रेजिस्टेंस थी। लेकिन अब नून ने ये कन्वे कर दिया है कि अगला वज़ीर आज़म का उम्मीदवार जो है वो नवाज़ शरीफ होंगे और वो कुछ अरसे के लिए ज़रूर वज़ीर आज़म रहेंगे। उसके बाद चाहे
वो इक़्तिदार जो है अपने भाई को दे दें। और उस वक़्त वज़ीर आला की जो अगली उम्मीदवार हैं वो मरीम वज़ीर आला पंजाब की उम्मीदवार जो हैं वो मरीम नवाज़ हैं, और नवाज़ शरीफ आएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे और वो ख़ुद वज़ीर आज़म बनेंगे। वो चाहते हैं कि मेरी विंडिकेशन हो, और मेरा ख्याल है कि ये बात जो है ये इस्टेब्लिशमेंट को भी कन्वे हो गई है कि अगर नून इक़्तिदार में आई तो वज़ीर आज़म जो हैं वो नवाज़ शरीफ होंगे। सर, ताकतवर हलकों को नवाज शरीफ काबिल कबूल हो गए हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आप कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि जहांगीर तरीन तो इतने पॉपुलर नहीं है कि वो पीटीआई का मुकाबला कर सकें। पीपल्स पार्टी की पंजाब में पोजीशन नहीं है, तो इस्टेब्लिशमेंट को भी ज़ाहिर है वही कार्ड्स खेलने हैं जिन पे वो जीत सकें। तो इस वक्त अगर पीटीआई के मुकाबले में थोड़ा या ज़्यादा किसी का अगर वोट बैंक है पंजाब में, तो और ख़ासकर नॉर्थ पंजाब और सेंट्रल पंजाब में, तो वो नवाज़ शरीफ ही हैं, तो उन्हीं पे इन्हिसार करना पड़ेगा और कोई रास्ता भी नहीं। और नवाज शरीफ की वापसी में जो रुकावट एक घायल थी, वो रुकावट भी दूर हो गई है उनकी इस कबूलियत के साथ। जी, मुझे लगता है कि जस्टिस बंदियाल के जाने के बाद सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। ठीक, यानी इसका मतलब यह है कि इसके लिए भी हुकूमत केयर टेकर सेटअप का इंतजार करेगी, तब तक तो फिर ये शहबाज हुकूमत नहीं होगी, इत्तेहादी हुकूमत, फिर तो निगरान आ चुके होंगे। सर, ये भी अभी मेरा ख्याल है ये फैसला होना है कि क्या निगरान लंबी मुद्दत के लिए आएंगे या ये हुकूमत लंबी मुद्दत के लिए जाएगी। देखिए, इस हुकूमत के पास ये चॉइस मौजूद है कि 1 साल के लिए अपने आप को लंबा कर ले, फाइनेंशियल एमरजेंसी के नाम पे या किसी एमरजेंसी के नाम पे। लेकिन इसमें भी ज़ाहिर है एक सियासी मुश्किल होगी कि IMF की जब आप शराइत पूरी करेंगे तो उससे आप अनपॉपुलर भी होंगे, आपको महंगाई का मज़ीद सामना भी करना पड़ सकता है। तो लेकिन शहबाज शरीफ शायद ये रिस्क लेने के लिए इसलिए तैयार हैं कि अभी अगर फ़ौरन इलेक्शन होते हैं या निगरान हुकूमत जो है उसको दिया जाता है इख्तियार, वो पता नहीं कैसी निकलेगी। इनको ये भी डर है पीपल्स पार्टी को और नून को कि कोई ऐसी निगरान हुकूमत ना आ जाए जो इनके ख़िलाफ़ ही चलना शुरू हो जाए और बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट की टूल बन जाए। वो चाहते हैं कि ऐसी निगरान हुकूमत आए जो उनके सिंपैथेटिक भी हो और इस्टेब्लिशमेंट भी उसको सपोर्ट करे। तो अब क्या ये ऐसा हो सकेगा, ये देखने को बाद तो सिल्वर साहब, अभी तक ये फैसले नहीं हुए, क्योंकि इतला तो ये थी कि दुबई में मुलाकातें जो हो रही है इन्हीं फैसलों के लिए हो रही हैं कि इलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होगा, आने वाली हुकूमत की साख्त कैसी होगी, उसमें कौन होगा। ये बिला नतीजा ख़त्म हो गई वो मुलाकातें जो दुबई में हो रही थी। मेरा ख्याल है इस पर इब्तदाई बातचीत तो हुई है, लेकिन मेरा ख्याल है कोई फैसले नहीं हुए। एक तो यह है कि वज़ीर आज़म निगरान का फ़ैसला करना बड़ा मुश्किल है। निगरान वज़ीर आज़म के लिए उन्हें एक नया मोहसिन नकवी चाहिए और कोई मोहसिन नकवी है नहीं। तो देखें, जो बाकी नाम है, गौहर एजाज साहब बिजनेसमैन हैं, वो क्यों रिस्क लेंगे कि एक पार्टीज़न बन जाएं जिसको फ़ौरन PTI जो है वो सिबो शतम करेगी और उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करेगी। तो ये कोई दलेर आदमी चाहिए जो है जिससे इस्टेब्लिशमेंट भी खुश हो, जिससे सियासी पार्टियाँ भी खुश हों। तो ऐसा लीडर चाहिए। ये फैसला इस्टेब्लिशमेंट करेगी फिर ऐसे नाम का, या पीपल्स पार्टी और PMLN की भी से होगी उसमें? मेरा ख्याल है मिलजुल के होगा। सर, फिर ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ है उसके अंदर तो बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज हो गया ये इत्तेहाद के, जिसमें 4 सीटों वाला भी अपना CM का कैंडिडेट ले आया, 3 सीटों वाला भी ले आया, हत्ता कि 1 सीट वाली JUIF भी अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट कर दिया चीफ मिनिस्टरशिप के लिए। उसमें तो ऐसे लगा कि जैसे इस इत्तेहाद में कुछ भी अच्छा नहीं है और इस हुकूमत का अल्टीमेट मुकाबला इसी अपने साथ ही होगा। फिर जी, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन तो ये इकट्ठे नहीं लड़ेंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद फिर इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास जो है वो और कोई रास्ता नहीं है। जितनी देर तक PTI मौजूद है उतनी देर तक इनका इत्तेहाद टूटता बनता रहेगा, लेकिन इनके मफादात एक हैं, चूँकि PTI के ख़िलाफ़ हैं ये सारे, तो इसलिए इस इत्तेहाद में रहेंगे। हुकूमत में रहना है तो इकट्ठे रहेंगे। अब मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, आपने कहा था कि पार्टी नहीं चलेगी चेयरमैन PTI के दौर में, ये पार्टी जो इस वक्त है ये चलती हुई दिखाई दे रही है आपको? ये पार्टी इसलिए, ये कंपनी इसलिए चलती नज़र आ रही है कि एस्टेब्लिशमेंट फिलहाल इनके साथ है और एस्टेब्लिशमेंट के साथ के पास और कोई रास्ता नहीं है। शायद वो आइडियली तो शायद वो चाहते होंगे कि कोई ऐसा नया जहांगीर तरीन जैसा चेहरा जो है वो उसको लेके आए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो चूँकि ऐसा पॉसिबल नहीं है इसलिए उन्हें
नवाज शरीफ को कबूल करना पड़ेगा। सर टुवर्ड्स द एंड लास्टली तहरीक इंसाफ का या चेयरमैन पीटीआई का तो सफाया हो गया है, अल्टीमेटली इस इत्तेहादी हुकूमत को आप अपने आप से ही लड़ता हुआ देख रहे हैं, मतलब मुस्तकबिल करीब में भी और फिर मुस्तकबिल बईद में भी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अभी पीटीआई का खात्मा हुआ है। अभी उनका वोट बैंक मौजूद है। अच्छा। और जितनी देर वोट बैंक मौजूद है उतनी देर तक पीडीएम जो है वो लड़ने के बावजूद भी इकट्ठी रहेगी। और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का क्या फ्यूचर है सर? क्या वो किसी से एडजस्ट होगी या वो भी आजकल तो कह रहे हैं कि तने तन्हाई हम अपने अलहदा सियासी शनाख्त के साथ आएंगे? जी, उनको ये सूट करता है कि वो पीटीआई का वोट बैंक तोड़ें, लेकिन सवाल ये है कि नैरेटिव तो चलो ये बन गया कि हम पीटीआई के नैरेटिव के साथ दोनों जमातों के खिलाफ चलेंगे, लेकिन सवाल ये है कि वो लोगों को कैसे अलग करेंगे। पीटीआई का वोट बैंक का है तो को कैसे आइसोलेट करेंगे ये देखने की। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्विक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मनशियात स्मगलिंग की अनोखी वारदात की कहानी आपके सामने रखेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। पाकिस्तान में अक्सर व बेशतर ऐसी खबरें आम सुनने में आती रहती है कि एम्बुलेंस के जरिए मनशियात की एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली होती है। बलूचिस्तान से कराची इस तरह मनशियात स्मगलिंग की कोशिशें नाकाम भी बनाई गई हैं। ऐसी खबरें भी अक्सर व बेशतर ज़ेर गर्दिश रही हैं कि सरहद के नज़दीकी इलाकों में ड्रोन के जरिए मनशियात और दीगर ममनुआ अशिया की स्मगलिंग की जाती है। ये कार्रवाइयाँ ज़्यादातर बलूचिस्तान और ईरान बॉर्डर, इसी तरह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में होती है। लेकिन आज सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने पुलिस और इंसदादी मनशियात से मुंसलिक इदारों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। आज काना के इलाके रसूलपुरा में एक ड्रोन गिरकर तबाह हुआ जिसके साथ लाखों रुपए मालियत की 6 किलो हेरोइन मुंतकिल की जा रही थी। किसी भी कानून नाफिज करने वाले इदारे को लाहौर में ऐसी कार्रवाइयों की भनक तक नहीं पड़ी। ड्रोन के गिरने के बाद जब अहले इलाका इस ड्रोन के मलबे तक पहुंचे तो उन्हें इंकशाफ हुआ कि इसके साथ शॉपिंग बैग में ममनुआ सामान बंधा हुआ है, जिस पर उन्होंने काना पुलिस को इतला दी। काना पुलिस के एसएचओ के मुताबिक पुलिस ने ड्रोन और लाखों रुपए मालियत की मनशियात को अपनी तहवील में ले लिया है। ये बड़ी अलार्मिंग है कि जो कैपिटल टेरिटरी है उसके अंदर ये सब कुछ हो रहा है। और उससे पहले भी नारोवाल से 5 मुश्तबा मुल्ज़िमान को पकड़ा गया था जो सरहद पार ड्रोन के जरिए से मनशियात स्मगल कर रहे थे। अब सादा सा सवाल यही है कि सियासी तौर पर किसी पर मुकदमा बनाना हो, राना सनाउल्लाह की गाड़ी से मुबैना तौर पर 15 किलो हेरोइन निकालनी हो, मुकदमा बन जाता है। वो मिलती है नहीं मिलती ये बात की बात है, लेकिन जो धड़ल्ले से मनशियात स्मगलिंग कर रहे हैं और उसके लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, सहारा भी ले रहे हैं और शहर के बीचों बीच ये सब कुछ हो रहा है, ये एंटी नार्कोटिक्स फोर्स तक या कानून नाफिज करने वाले इदारों की नज़र से क्यों ओझल रहते हैं? इसी सवाल के साथ प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।